नमस्कार प्यारे मित्रों, हम फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो मित्रों, कक्षा 11 NCERT सॉल्यूशन के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में कर लिया था और नेक्स्ट हम मूल अध्याय से पहले बात कर लेते हैं पाठ परिचय की कि पाठ में क्या आया है क्या नहीं आया है। तो इसे गौर से और ध्यान से देखिएगा। तो अध्याय का नाम है विदाई संभाषण। ये शिवशंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है। तो देखते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाएगा कि विदाई संभाषण उनके सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। तो पहली बात तो कि अगर आपसे पूछ ले कि बाल मुकुंद गुप्त का जो अध्याय है विदाई संभाषण, वो हिंदी की किस प्रकार की विधा है, तो आपको बताना होगा व्यंग्य कृति, जिसमें व्यंग्य किया गया हो। और आपको मैंने वीडियो में भी बताया था पिछले कि बाल मुकुंद गुप्त हास्य व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कमेंट कहते हो, अप्रत्यक्ष तौर पे कहना किसी को कुछ। और दूसरा ये बनता है कि ये प्रश्न आ जाए, मान के चलिए कि जो विदाई संभाषण अध्याय है वो किसका अंश है, तो आपको बताना होगा शिव शंभू के चिट्ठे, उनका जो संग्रह है उसका वो क्या है, अंश है, भाग है। यह पाठ वायसराय कर्जन। वायसराय कौन होता है? जब अंग्रेज़ों का समय था उस समय भारत पर सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी क्या कहलाता था? वायसराय कहलाता था। ठीक है। और ये कर्जन है, यहाँ कंजर मत कर देना कि वायसराय कंजर जी, तो ये कर्जन है। तो इनका कार्यकाल भारत में कितने वर्ष तक रहा था? एक तो रहा था 1899 से 1904 और एक रहा था 1904 से 1905 तक। ये 2 बार वायसराय रहे थे, ये याद रखना। अब पूछ ले लॉर्ड कर्जन कितनी बार भारत के अंदर वायसराय रहे थे, तो 2 बार रहे थे। के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा किया है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हालांकि वो नए नए कानून लेकर आते थे, विकास कार्य भी खूब होता था, लेकिन वो विकास कार्य भारतीयों के लिए नहीं होकर किसके लिए होता था? गौरों के वर्चस्व की स्थायित्व के लिए। और जो भारत के संसाधन थे, जितने भी ऊर्जा संसाधन कह लीजिए या अन्य संसाधन कह लीजिए, वो सब अंग्रेज़ों के हितों के लिए ही किए जाते थे। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश न हो, जिस पर कोई अंकुश न हो। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र पूर्ण रूप से। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस मतलब उस समय प्रेस ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुंचाए जाते थे, और इसका सर्वाधिक प्रयोग क्रांतिकारी नेता व अन्य पत्रकार करते थे, जो अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे भारतीयों पर अत्याचार को लोगों से रूबरू करवाते थे। परंतु वायसराय ने क्या किया? उस प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद प्रेस की स्वतंत्रता किसी को नहीं होगी। अगर कोई कुछ करता भी है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उसे जब्त कर लिया जाएगा।
अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। एक कृत्य और उन्होंने किया कि कौंसिल मतलब जो भी सभा होती थी उसमें वो क्या करते, अंग्रेज सदस्यों को ही नियुक्त करते, भारतीयों को छोड़ देते थे। इस कारण उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी नीचा देखना पड़ा था, क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेज़ों के पक्षधर थे और उनका कार्यकाल बड़ा बेकार था। शुद्ध शुद्ध का अर्थ क्या होता है, दुखी। दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। लाचारी का मतलब होता है मजबूरी, तो उसे लॉर्ड कर्जन के लाचारी मजबूरी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश भी की गई है कि शासन के आतताई, आतताई का अर्थ क्या होता है, अत्याचारी, अत्याचारी जो अत्याचार करता हो। तो शासन के अत्याचार के रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता मतलब हंसी मजाक पसंद करने वाला, चुलबुलापन जिसमें चंचलता हो, संजीदगी जिसमें सजीवता हो, नवीन भाषा, नई भाषा का प्रयोग एवं रवानगी, प्राचीनता के साथ कि यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो ये बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है, जो विशिष्ट तौर पे हास्य व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लॉर्ड वायसराय ने विकास किया, परंतु भारतीय जनता को उतना ही परेशान किया। अब जब भाई उन्होंने भारतीय जनता की बेबसी को नहीं समझा, तो उनकी बेबसी को भी किसी ने नहीं समझा। भाई एक अधिकारी सदैव यही चाहता है कि आगे भी मैं ही वायसराय बनूं, मेरा कार्यकाल चलता रहे। लेकिन जब जनता उनको पसंद नहीं करती तो कौन उनको वायसराय बनाएगा। तो यही लाचारी उनकी थी और इसी लाचारी को भारतीय जनता की लाचारी के साथ जोड़कर बताया गया है। तो मित्रों, अब चलते हैं मूल अध्याय पे। यह है विदाई संभाषण, मूल अध्याय है। माई लॉर्ड, माई लॉर्ड का अर्थ क्या होता है, माई लॉर्ड मेरे स्वामी। आदर के लिए अपने कहते हैं ना, कोई काम करवाना हो तो अरे मेरे पापा जी कितने अच्छे हो आप, कितने बढ़िया हो। पापा जी की मुस्कान आते ही चेहरे पे, क्या पापा जी 100 रुपया दियो। तो बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं, खुश देख लेते हैं ना मम्मी पापा को, वहीं मौके पे चौका मार देते हैं। और जब गुस्सा होते हैं कोई कुछ नहीं कहता, पता है पड़ जाइए एक आध दिन। तो माई लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते हैं। चिरस्थायी का अर्थ क्या होता है, चिर का मतलब होता है लंबा, स्थायी का आप मतलब जानते हो स्थिर, तो क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से। तो कहने का मतलब इस दुनिया में कोई स्थायी नहीं है, सबका अंत होना निश्चित है। तो माय लॉर्ड, आपका भी इसी प्रकार अंत होता है। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। विछड़न का मतलब अलग होने का समय, करुणोत्पादक, देखो अगर इसका संधि विच्छेद करें तो करुणा उत्पादक, करुणा उत्पन्न करने वाला।
करुणा उत्पन्न करने वाला। ठीक है, क्योंकि वायसराय जब जाते हैं, देखो नॉर्मल सी बात है, 11वीं वाले जब 12वीं के बच्चों को विदाई देते हैं तो उस विदाई देते समय, बिछुड़न के समय, बिछड़ते समय का जो समय होता है, अवधि होती है, वो बड़ी करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। हर कोई दुखी हो जाता है, जिसे इमोशनल कहते हैं, इमोशन आ जाते हैं सभी के अंदर। तो करुणात्पादक का अर्थ हो गया करुणा उत्पन्न करने वाला। आपको बिछुड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे खागड़। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। भाई पहली बार आया, देख लिया, डोल देख लियो वायसराय को किसो कह बावड़ी बूच को, और फिर वो दूसरी बार आए, पहले तो रूस के चल गयो, कौन रू मैं कौन रू, फिर 500 ही आयो। तो फिर भाई भारतवासी उनकी दूसरी बार वायसराय बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो, इसमें आदिबोधक शब्द आया है। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। विषाद का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। इसी से जाना कि बिछुड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल अर्थात स्वच्छ और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। तो देखो ये रसों की बात आती है, जब मनुष्य के अंदर वैर भाव होता है, दुश्मनी का भाव होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से बिछुड़ता है, मान के चलो दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन जब वो मारा जाता है या चला जाता है तो उसके प्रति भी हमारे मन में क्या आ जाता है? शांत रस आ जाता है। और शांत रस में यही कहते हैं कि भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसकी आत्मा को शांति दे। आरवी भाव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या प्रकट होना, जो भी है। माई लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। अच्छा, दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। देखो शिव शंभू इसका एक पात्र है, ठीक है, शिव शंभू एक पात्र है। वैसे आपको बता दूं, बाल मुकुंद गुप्त है, वो शिव शंभू नाम से क्या लिखा करते थे? रचना लिखा करते थे, जो भी उन्होंने लॉर्ड वायसराय के लिए लिखा। तो यूँ समझ लीजिए वो स्वयं थे, ये वैसे एक पात्र है। तो उनके पास थी 2 गायें। आपसे पूछ ले कितनी गायें थी? 2 गायें। तो उसमें एक थी बल वाली, जिसके पास बहुत शक्ति थी। वह कभी कभी अपनी सींगों की, अब ये यहाँ पे व्यंग्य चल रहे हैं लॉर्ड वायसराय पे, ध्यान से सुनना इसको। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वरंच मतलब बल्कि, पुरोहित तो जानते हो, जो धार्मिक कार्य संपन्न करवाता है, ठीक है। वरंच का मतलब बल्कि, उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माई लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ने समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। अब देखो मैं आपको ये व्यंग्य समझा देता हूँ।
देखो यहाँ दो गायों की बात की गई है, एक गाय तो है भारतीयों का प्रतीक, एक गाय है लॉर्ड वायसराय का प्रतीक। अब देखो एक गाय थी बल वाली, अब लॉर्ड वायसराय वो तो संपूर्ण अंग्रेजों के समय अधिकारी थे भारत के, और उनके पास अपार शक्ति थी, वो चाहे भारतीयों को जैसे नचाएं। तो वो तो सींगों वाली गाय हो गई। तो वो क्या करती है कि कमज़ोर लोगों को गिरा देती है, कभी कुछ कर देती है। लेकिन हुआ क्या, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया, अर्थात वो अब इंग्लैंड वापस जाने वाले थे, अर्थात वो पुरोहित को दे दी गई थी। तो अब उससे जो कमज़ोर गाय जो भारतीयों का प्रतीक थी वो क्या थी, दुखी थी, चारा पानी नहीं छोया। तो कहने का मतलब जो पशुओं की ऐसी स्थिति हो सकती है, तो भारतीयों की आपके जाने से क्या नहीं हो सकती, दुखी तो होती है। तो अब आया समझ में व्यंग्य क्या है, ये है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। मतलब आप जितने भी वर्ष यहाँ रहे, जिस प्रकार एक नाटक में क्लाइमैक्स होता है वो सैड होता है। कई बार कहते हैं ना क्लाइमैक्स तो यार बड़ा ऐसे सैड था ना, मैं तो रोताशिया और हम जा रहे थे, पॉपकॉर्न भी खाए, समोसे भी खाए, ऐसे ही पैसे लग गए। तो वैसे ही नाटक जो 5 साल तक चला था, आपका शासन रहा था, वो भी क्या था, भारतीयों के लिए दुखांत था, दुखी करने वाला था। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। अब याद रखो ये दूसरा व्यंग्य आ चुका है कि देखो नाटक ये क्या है, ये है वायसराय लॉर्ड कर्जन का नाटक, एक तरीके से शासन समझ लीजिए। अब हुआ क्या, दर्शक कौन थे, भारतीय थे, तो उनको तो आश्चर्य हुआ ही हुआ। वहीं जो सूत्रधार अर्थात वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने वो नाटक क्या समझकर खेला, सुखांत समझकर खेला, फिर भी वो दुखांत हो गया। ये उनके लिए आश्चर्य की बात थी। कहने का मतलब लॉर्ड कर्जन की ये सोच थी कि बढ़िया बढ़िया पार्क बना देंगे, बढ़िया बढ़िया हम लोग क्या कर देंगे, मूर्तियां लगा देंगे, पुल बना देंगे, तो भारतीय जनता खुश हो जाएगी। लेकिन सही मायने में तो उनकी सोच गलत थी। मूर्ति बनाने से किसका पेट भरने वाला है, बल्कि अनाज पे जो कर है उसे हटाइए, अन्य कर है उसे हटाइए, भारतीय जनता के लिए कुछ कीजिए, तब तो वो समझ में आवे। अब नेक्स्ट, जिसके आदि में सुख था, मतलब शुरुआत में सुख, आदि का अर्थ होता है शुरू के अंदर सुख था, मध्यम सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आहा, ये दुख से संबंधित विस्मयादिबोधक शब्द है। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बम्बई, भाई जो आज का मुंबई है ना, उसे बम्बई बोलते थे पहले गुजरात और ये साथ ही थे, सॉरी मुंबई, ये बै है, आज का मुंबई उस समय बम्बई था। तो इस बार बम्बई में उतरकर माई लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, तो जाहिर का अर्थ क्या होता है, प्रकट करना। तो ज़रा देखिए तो उसमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को, लाटों का अर्थ क्या होता है, साहब, को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। ये वादा किया था लॉर्ड कर्जन ने। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है
और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। तो नींद और भूख हराम करना, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? ये एक मुहावरा ही है। इसका अर्थ होता है न चैन से सोना, न चैन से खाना। आ गई बात समझ में? इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। अच्छा, फिर एक और मुहावरा। तो बिस्तरा गर्म राख पर रखना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्वयं के लिए मुसीबत मोल लेना। स्वयं के लिए मुसीबत मोल लेना। अब भाई सोते सोते आप ही बताओ कि आग में बोबर में सो जाओगे बिस्तरों लगा के, 5 मिनट तो सो जाओगे, बाद में आग लग जी पुंजड़ में, बेरो भी कौन फटे वो, ठीक है ना? तो स्वयं के लिए मुसीबत मोल लेना हो जाएगा, ठीक। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, और आप ये कह सकते हो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। तो ये तो वही बात हो गई, गर्म तवे पे नाचती हुई भूतनी। तो मतलब काफ़ी उनको आपने परेशान किया है, पीड़ित किया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। चित्त का अर्थ क्या होता है? हृदय। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आपको भली प्रकार से शब्द भी समझ में आए होंगे और वाक्य भी समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट विदाई संभाषण के अंश के साथ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।